आज काफ़ी दिनों के इंतज़ार का फल आप लोग को मिलने जा रहा है, बिकॉज आज से होने जा रही है आपकी एसएसटी की एकदम धमाकेदार तैयारी। अब हुआ इंतज़ार की घड़ी समाप्त। अब चलते एक छोटी सी कोट के साथ, ताकि आप लोग को मोटिवेशन का फ्यूल मिलता रहे। देखिए, वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जित पथ पर बिखरे धूल न हो। है ना, कि वो पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे धूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। यानी कि जिस रास्ते पे हम चलते हैं, जब तक उस पे एक शूल ना हो, मतलब कांटा ना हो, तब तक चलने में मज़ा नहीं आता है ना। और अगर बढ़िया से धारा प्रतिकूल नहीं होगा, प्रतिकूल मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा में, ठीक है ना। तो फिर नाविक कैसे पहचाना जाएगा कि कौन सा नाविक कितना धैर्य करके और कितने अच्छे से चला सकता है। तो इसी प्रकार से आपने बहुत इंतज़ार किया एसएसटी के लिए। मैंने आप लोगों को सिलेबस बता दिया था कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सब मैंने वीडियो अपलोड कर दिए पहले। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। आज मैं आप लोग को बस ये कहने वाली हूँ कि हम जो है ना स्टार्ट करने वाले हैं एसएसटी का जियोग्राफी से। मैंने आप लोग को बोला था डिसाइड करके बताइए कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, ठीक है। तो मतलब बच्चे हैं जिन्होंने कहा था जियोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। तो जियोग्राफी में टोटल हमारा 8 यूनिट है, और ये सारे हैं ना बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। आप लोग पढ़ोगे ना भी तो आपको समझ में आ जाएगा कितना ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आज हम अपना फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है संसाधन एंड विकास। संसाधन एंड विकास। सबसे पहले ये दोनों सेंटेंस जो एक शब्द बोल रहा है ना कि संसाधन और विकास, ये दोनों का मैं अर्थ आप लोग को समझा दूँ। तो संसाधन क्या होता है आपको पता है, 10th में अक्सर पूछा भी जाता है कि संसाधन से आप क्या समझते। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट में ही लिखा हुआ हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध प्रत्येक वस्तु होती है, जो हमारी आवश्यकताओं को तो पूरा करती है, और साथ में उसको बनाने के लिए जो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी उपलब्ध होता है, आर्थिक रूप से ये संभाव्य होता है यानी कि प्राप्त कर सकते हैं, और सांस्कृतिक रूप से ये मान्य होता है, उसको हम मान्यता दे सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। आसान भाषा में समझ जाओ, अपनी रियल लाइफ में जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, जो मतलब सांस्कृतिक रूप से, जैसे मान लीजिए वो एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, बस इतना समझ लो। जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो जो एक्सेप्टेबल हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, ठीक है। बस इतना भाषा आप समझ लो कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित जितनी भी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं या फिर हमें फ़ायदा देता है, वो एक्सेप्टेबल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब विकास का अर्थ थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक होता है विकास और एक होता है ग्रोथ यानी कि समृद्धि, ठीक है ना। एक होता है विकास और एक होता है समृद्धि। देखिए, विकास ये हुआ, ठीक है, और समृद्धि ये हुए। समृद्धि मतलब क्या हुआ, कोई आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता है, कोई शारीरिक रूप से समृद्ध हो सकता है, कोई वित्तीय रूप से समृद्ध हो सकता है। समृद्ध मतलब एक सुखी परिवार, मतलब अच्छा, एकदम तंदुरुस्त, ठीक है ना। और विकास मतलब क्या हुआ, जिसमें शिक्षा भी आए, संसाधन भी आए, मतलब हर चीज़ें की तरफ से, यानी कि जो मतलब चारों बगल से, यानी कि 360 डिग्री में ना जब समृद्धि आएगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। देखिए, समृद्धि एक छोटी सी संकीर्ण मानसिकता और विकास का एक बड़ी मानसिकता। यानी कि विकास क्या होगा, जब संसाधन भी अवेलेबल हो हमारे पास और हम ग्रो करते चले जाए आगे की तरफ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विकास कहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा देख लीजिए इधर। मानव भी एक प्रकार का संसाधन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट संसाधन है मानव, ठीक है ना। किस प्रकार से, देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारी जो पर्यावरण है, प्रकृति ने जो हमें दे रखा है, प्रौद्योगिकी तो जानते ही हो सब लोग, टेक्नोलॉजी को कहते हैं संस्थाएं, इन तीनों को जोड़ने के बाद जो एक मिट्टी को भी उठा के और इन तीनों का यूज करके एक बढ़िया सा घड़ा बना के बेच देता है ना, वो कौन करता है, वो मानव करता है। इसीलिए मानव संसाधन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने कई बार मोदी जी का भाषण सुना होगा, दोस्तों हमारे पास 3D है। क्या, एक तो डेमोक्रेसी, एक तो क्या कहते हैं डिमांड, और दूसरे को क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ही होता है मानव संसाधन, है ना, भले वो यूज ना कर पा रहे हैं चलिए कोई बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये मानव संसाधन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब इसमें दिया हुआ है कि संसाधन कितने टाइप के होते हैं, तो थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति मतलब क्या होता है, मतलब उत्पत्ति तो आप सब जानते हैं, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं संसाधन, तो वो 2 होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग जैव, दूसरे को कहते हैं अजैव। एक बात सुनिए मेरी, मैं पढ़ाते जा रही हूँ, आप लोग लिखते चले जाइएगा। पहले आप लोग को लिखना है संसाधन का डेफिनेशन क्या होता है, दूसरा आपको लिखना है विकास का डेफिनेशन क्या होता है, तीसरा आपको लिखता है मानव संसाधन का डेफिनेशन क्या होता है। संसाधन का डेफिनेशन मैंने बता दिया, विकास का भी डेफिनेशन मैंने बता दिया, जिसके थ्रू इंसान का डेवलपमेंट किया जा सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, ठीक है ना। और मानव संसाधन का भी मैंने बता दिया क्या, कि जब प्रकृति में उपस्थित किसी भी चीज़ों को
टेक्नोलॉजी लगाकर संस्थाओं का यूज करके जब संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है ना। एक मानव संसाधन इंसान, जब हम ही डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे किसी भी संसाधन को कैसे बना पाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, जैव होते हैं और अजैव होते हैं। आपको क्या करना है, पहले आपने तीनों का डेफिनेशन लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लिखना है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने संसाधन होते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर कितने संसाधन होते हैं, 1 और 2, इस टाइप से ऐसे नोट्स बनानी है। ठीक है ना। तो कौन से होते हैं, जैव होते हैं, दूसरा होते हैं अजैव। अब जैव और अजैव में थोड़ा सा मतलब समझ, जो जीवित जीव होते हैं ना उसको जैव कहते हैं, और जो अजीवित होते हैं मतलब जिंदा नहीं होते उसको हम लोग क्या कहते हैं, अजैव कहते हैं। क्या जो जिंदा नहीं वो संसाधन नहीं है भाई साहब, है। ठीक है ना। इसलिए ये दोनों उत्पत्ति के आधार पर हुए। अब देखिए, समापिता के आधार पर, समापिता मतलब क्या होता है, जो समाप्त होने वाला हो, उसके आधार पर होता है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होता है, जिसको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। अनवीकरणीय क्या होता है, जिसको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आपने ऐसे नोट्स बना लिया, उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव लिख लिया, क्या होता है जैव अजैव क्या होता है, उसका एग्जाम्पल एक लिख लिया, उसका एग्जाम्पल एक लिख लिया। उसके बाद फिर नीचे आपको बनाना है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर आप क्या लिखोगे, स्वामित्व नहीं, समापिता के आधार पर। ठीक है ना। समापिता के आधार पर आप क्या लिखोगे, नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होता है, जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि यूज करने के बाद अगर वो खत्म हो गया तो दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अनवीकरणीय जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। उसके नीचे आप एग्जाम्पल लिखोगे नवीकरणीय में, जैसे जल हुआ, पवन हुआ, सौर्य हुआ, ये सब नवीकरणीय संसाधन हो गया। अनवीकरणीय में जैसे आप लिख रहे हो पेट्रोलियम हुआ, कोयला हुआ, खनिज हुआ। ठीक है ना। तो जो मैं बताते जा रही हूँ ना उसका नोट्स बनाते चल जाएगा, और इसी पैटर्न पे नोट्स बनेगी ताकि पढ़ने में बहुत आसानी होगा और याद भी रहेगा। ठीक है। और स्वामित्व के आधार पर जो कितने होते हैं वो भी देख लिए। एक व्यक्तिगत होता है, जैसे मेरे पास अपना संसाधन है, मेरे पास सोना का घर है, वो मेरा हुआ, भले सरकार ले लेगा मुझसे। ठीक है। लेकिन वो क्या हुआ, व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक क्या हुआ, मेरे को चांदी का एक प्लेट मिला, पूरा मोहल्ले के लोग कह रहे हैं ये मेरा भी है, मेरा भी है, मेरा भी, यानी कि सबका है। ठीक है ना। इसमें सब लोग एक एक दिन खाना खाएंगे। ठीक है। वो सामुदायिक संसाधन हो गया। अब राष्ट्रीय क्या होता है, जो सरकार कहेगा कि हमरे हो केकरो न देबू। ठीक है ना। वो राष्ट्रीय हो गया। अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहता मेरे को चाहिए ग्रीनलैंड, नहीं दिया तो मारेंगे सबको गोली। ठीक है ना। वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, हालांकि वो नहीं हुआ, दिया ही नहीं है उसको, कैसे हो जाएगा। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो होता है जिस पर सभी का हक होता है। ठीक है। सभी देशों का। ठीक है। और विकास के स्तर पर कितने होते हैं, विकास के स्तर पर इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। विकास तो अभी आपको बता दिया, डेवलपमेंट। ठीक है ना। एक होता है संभावी, एक होता है विकसित, एक होता है भंडार, एक होता है संचित। संभावी, फ्यूचर में हो सके यहाँ पे सोना का घड़ा मिलेगा, ये हो गया संभावी। विकसित, अभी खोदो उसमें सोना का घड़ा है, विकसित। ठीक है ना। भंडार, नहीं खोदना है, हमने देख लिया है कि सोना का घड़ा वहाँ पे है लेकिन हम जमा कर रखे, जरूरत पड़े आगे तो हम काम करेंगे, उसको हम भंडारण के आधार पे कहेंगे। संचित कोष, मैंने निकाल के कहीं और रख दिया है उसको। ठीक है। उस सोने के घड़े को मैंने निकाल के और कहीं और रख दिया है, संचित करके, कि यहाँ से हमें जब जरूरत होगा तो हम वहाँ से निकाल के यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गई। अब यहाँ देखिए, संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानवकृत। इसको तो सेम ऐसे ही छाप लेना। ठीक है। एग्जाम में अगर ऐसे बना के अगर ना, दूसरे से आपको 1 मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। और प्राकृतिक संसाधन होता है उसमें तो एक नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। जैसे मैंने नवीकरणीय बताया, नवीकरणीय में कौन कौन से होता है, एक सतत होता है, एक जैव होता है। जैव में प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, और सतत वही पवन, जल, सूर्य, है ना। और एक अनवीकरणीय क्या था, जो चक्रण मतलब पुनः चक्र किया जा सके, और एक पुनः चक्रण नहीं किया जा सके। जैसे धातु पुनर्चक्रीय हो सकता है लेकिन जीवाश्म ईंधन एक बार गया तो दोबारा न मिल तो। ठीक है। अब चलिए, ये मानव संसाधन तो आप लोग जानते हैं। ठीक है ना। अब संसाधन का विकास किस प्रकार से हुआ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ इंपॉर्टेंट है बस उसको मैं बताते चलती हूँ। ठीक है ना। क्योंकि पढ़ना हमें बहुत कुछ है, और SST उतना पढ़ना है कि 100 में से 98 99 आ जाए। ठीक है। चलिए देखिए अब 100 में 100 नहीं कर सकते क्योंकि मात्रा गलत हुआ काट लेगा नंबर। ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं हवाबाजी करती हूँ। ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, सतत पोषणीय विकास क्या होता है, ये डेफिनेशन आता रहता है, इसलिए इस डेफिनेशन को ना याद कर लीजिए कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। कह रहा है सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया को भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। सुनो मेरी बात, आसानी से लिख लो। सतत पोषणीय विकास उसे कहते हैं जब हम किसी संसाधन का यूज़ तो करते हैं लेकिन पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे और हमारा जो पीढ़ी भविष्य में आने वाले उनके लिए भी बचा रहे, उसी को हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है। अपनी भाषा में समझा दिया, उसे आप लोग क्या करना है, छाप लेना है। देखिए, एक छोटा सा ये वो है, आपको लिखना नहीं है, यहाँ से हो सकता है आपको
ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन सब्जेक्टिव तो आएगा नहीं, कि रियो डी जेनेरियो ना ब्राज़ील में है, ठीक है ना, 1992 में वहाँ पे अर्थ समिट हुआ था। देखो यहाँ पे ब्राज़ील लिखा होगा कहीं, ठीक है ना। देखो जून 1992 में 100 से भी अधिक देश के राष्ट्राध्यक्ष, मतलब जैसे हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष, ठीक है ना, ब्राज़ील के शहर, देखो लिखा है ना, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरियो में, तो उसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वही पर्यावरण का संरक्षण और पृथ्वी का संरक्षण, ठीक है ना। कह रहा है इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र क्या किया, प्रकाशित किया, जिस घोषणा पत्र को क्या कहा गया, रियो घोषणा पत्र कहा गया, ठीक है ना। आप देखो रियो सम्मेलन में भूमंडलीय क्या करा, भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति यानी कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई गई। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान किया गया। वो एजेंडा 21 क्या होता है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है यह एक घोषणा है, एजेंडा 21 क्या है, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र, इसे देखो UNCED, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन, ठीक है ना, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य देखो यही पूछा था, इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है, यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। क्या है इसका उद्देश्य एजेंडा 21 का, कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका सम्मेलन समान हितों, परस्पर आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोग से निपटाना के लिए एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। जैसे मान लीजिए हमारा बिहार है, वो अपना एजेंडा 21 अलग तैयार करेगा अपने कंट्री के लिए, और जो कंट्री है वो अलग तैयार करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ कह रहा है संसाधन का नियोजन। नियोजन मतलब क्या होता है आप सबको पता है, परिवार नियोजन यानी कि हम दो हमारे दो। उसी प्रकार संसाधन का नियोजन यानी कि हमारे पास जो है हम आराम से बस उसी का यूज करें, ज़्यादा हाथ पैर ना मारे, ठीक है ना। अब भारत में संसाधन का नियोजन किस प्रकार से किया था इसे देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में संसाधन का नियोजन, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ठीक है। कह रहा है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बना सकते हैं। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वित स्थापित करना, ठीक है ना। सिंपल बात है, कहाँ पे कौन सी संसाधन है उसकी जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है ना। उसके बाद उसको प्रौद्योगिकी लगाकर, कौशल लगाकर संस्थागत ढांचा तैयार कर लेना। फिर जो संसाधन हमारा है उसका यूज करने योग्य बना लेना, और थोड़ा यूज करना, थोड़ा बचा के रखना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन कहते हैं। जहाँ जरूरत है वहाँ मैं आप लोग को बताती चली जाती हूँ, और जो जरूरत है उसको लिखते चली जाइए, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहिएगा, फिर आगे आपको रोना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आप देख लीजिए थोड़ा सा इस बात को ना, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तत्पश्चात 1974 में सुमिसर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन के बारे में फिर से पुनरावृत्त किया। जैसे 1987 में उन्होंने कहा था ब्रूनलैंड आयोग द्वारा जो रिपोर्ट दिया था वैश्विक स्तर पर, वो संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया था। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को प्रस्तुत की और संसाधन के संरक्षण की वकालता की। इस रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य शीर्षक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ, और इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में भी द्वारा किया गया था। सुनो मेरी बात सुनो, और कुछ मत याद रखना, इस पैराग्राफ से ये याद रखना है कि ब्रूनलैंड जो आयोग है ना, ब्रूनलैंड आयोग ने रिपोर्ट कब दी थी, तो वो है 1987 में। ये देखो अपने आप भागता है भैया, बोलता है न रहो, ठीक है। कब दिया था 1987 में, ठीक है ना। क्लब ऑफ रोम कब हुआ था 1968 में हुआ था। बस ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है ना। सुमेसर जी ने अपनी पुस्तक का नाम क्या है, स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, और कब दिया था 1974 में। बस इतना आपको देख लेना। रियो डी जेनेरियो का सम्मेलन कब हुआ था 1992 में। ये तो हमने पिछले वाले पैराग्राफ में पढ़ ही लिया था, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, हमारा जो इंडिया है ना,
जो हमारा इंडिया है उसके अंदर भू आकृति कितने कितने 43% क्षेत्र पे ना मैदान है। यहाँ पे मिलाने के लिए आ सकता है कि मैदान कितने कितने पे है, तो मैदान सबसे ज़्यादा पे है, उसके बाद पे क्या है, पर्वत है, ठीक है ना, यानी कि माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन है, उसके बाद क्या है, प्लेटू है, उसके बाद क्या है, प्लेटू है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अब भूमि, हाँ भूमि कितने कितने भाग पे है, ये इसका तो नया नया डाटा आता है बेटा, ठीक है, ये तो पुराना डाटा है ना, ये नया नया डाटा आता रहता है, क्योंकि अभी देखो जनसंख्या तो बढ़ ही रहे हैं, ठीक है, जनसंख्या भी बढ़ रहा है और साथ में मतलब उसको रहने के लिए भूमि भी चाहिए, है ना। और अगर रहने के लिए भूमि चाहिए तो भूमि जो कृषि योग्य भूमि है वो तो घटते ही चला जाएगा। तो अभी जो इतना शो हो रहा है ना, अभी इतना है नहीं, थोड़ा कम हो गया ये, ठीक है ना। तो इसका नया डेटा मैं आप लोग को देख के यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी, उसको देख लीजिएगा। पुराना डाटा से पढ़ने से फिर कोई फ़ायदा होता नहीं है, समझ रहे हो ना। पुराना डाटा पढ़ने के बाद ना फिर हमें दोबारा ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। भारत में भू उपयोग का प्रारूप, भू उपयोग मतलब क्या होता है, जो ज़मीन है हमारा उसका यूज़, तो सबसे ज़्यादा यूज़ किस चीज़ में होता है, भारत में खेती के लिए होता है, क्योंकि भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है, और ऊपर से बिहार है क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ क्या किस चीज़ में होता है, कृषि के लिए यूज होता है, ठीक है ना, कृषि के लिए यूज होता है, उसके बाद रहने के लिए यूज होता है, उसके बाद रहने के लिए यूज होता है, ये तो सब जानते हैं, ठीक है ना। बस यही कहानी इसमें बोला हुआ है। अगर एक बार रीड कर सकते तो रीड कर लेना, नहीं रीड कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं चला, जो चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना उसे मैं खुद आप लोग को बताऊंगी। और चलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव लिखिए, राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, लिखिए आप लोग ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी, ठीक है ना। इसके द्वारा निर्धारित किया गया था कितने प्रतिशत, हाँ एक क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय वन नीति ने कितने प्रतिशत भाग पे भूभाग पे वन को होना अनिवार्य समझा था, वो है 33% भाग, 33% भाग। ये दो क्वेश्चन आप लोग को लिख लेना, ठीक है ना, लिखते रहना है, बिकॉज बाद में फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए लिखते ही रहना है, ठीक है। आप सबको तो पता है मृदा संसाधन क्या होता है, वन संसाधन क्या होता है ना। मृदा संसाधन हमारा मिट्टी हुआ है ना। चलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए, मृदाओं के संस्तर, ठीक है, संस्तर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपरी संस्तर की मृदा होती है। इसमें क्या होता है मुख्य रूप से, जैसे मान लीजिए कि हम कोई फसल लगाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ तक रहता है छोटी फसल, बड़ी फसल यहाँ तक भी आ सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी फसल यहाँ वाला जड़ होगा ना वो थोड़ा सा मतलब लचीला होगा, यानी कि हल्का होगा, ज़्यादा उतना हार्ड होगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ कह रहा है उप मृदा अपक्षयी चट्टानों, जैसे बालू गाद सिल्क उसका मृदा होता है। अध्यय स्तर की अपक्षयी चट्टानों की जो आधारित चट्टान होता है, इसको आप लोग को नहीं देखना है, नहीं देखना, बस इतना याद रखना है कि जो हल्की जड़ वाली होती है ना मृदा, हल्की जड़ वाली जो फसल होती है वो ऊपरी मृदा में रहती है, ठीक है ना। और अगर सेकेंड जड़ वाली तो उसको बी में बोलते हैं, बी में चली आती है वो, ठीक है। खादर और बांगर क्या होता है, खादर और बांगर लिख लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है, यहाँ से नदी निकल रही है, नदी निकलते हुए एक बड़े बड़े गोले गोले वाले पे पास गई, ठीक है ना, वहाँ से आके एक नई जलोढ़, ये सारे जो है ना वो जलोढ़ बना रही है। जलोढ़ मतलब जानते हैं ना, जो जल से भरा हुआ हो, ठीक है ना। तो अब उसी में खादर और बांगर हम लोग को देखना है, ठीक है। थोड़ा सा बस समझने की कोशिश कीजिएगा। एक नदी अगर आएगी, ठीक है, तो यहाँ इस मैदान से वो गुजरेगी, यहाँ पे उसने जलोढ़ बना दिया, फिर यहाँ से वो गुजरते हुए आगे चली गई, कुछ समय बाद फिर यहाँ पे उसने जलोढ़ बना दिया। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, ये वाला पुराना जलोढ़ हुआ या ये वाला पुराना जलोढ़ हुआ, पुराना ए हुआ ना, पुराना ए हुआ और ये बी हुआ, तो कुछ नहीं है। यही जो पुराना वाला जलोढ़ होता है ना उसी को हम लोग बांगर कहते हैं, और जो नया वाला जलोढ़ था उसी को हम लोग खादर कहते हैं। नई नई चीज़ें खाने में बहुत मज़ा आता है, इसीलिए इसको खादर कहते हैं। मतलब ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि बांगर और खादर बहुत लोग भूल जाते हैं। खादर नई नई चीज़ें खाने में मज़ा आता है, इसलिए खादर हो गया। बांगर यार मन नहीं कर रहा कुछ खाने का, भाग जा इधर से, है ना, बांग जा इधर से, बोलते हैं ना हम लोग। तो क्या हुआ, ये हमारा बांगर हो गया। तो बांगर और खादर में अब आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा नहीं कि जो नया जलोढ़ होता है उसको हम लोग खादर कहते हैं, पुराना जलोढ़ होता है उसको हम लोग बांगर कहते हैं। और जो बांगर मृदाएं होती है ना उसमें पाई जाती है कंकर होती है, मतलब छोटी छोटी जो कंकर पत्थर वाला वगैरह होती है। क्योंकि देखो ना यहाँ से नदी गई तो सारा चीज़ तो यहीं छोड़ देगा ना, है ना, यहीं छोड़ देगा कंकर पत्थर, फिर खाली पानी पानी उधर से जाएगा और वहाँ पे अलग जलोढ़ बनाएगा। इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, खादर कहेंगे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। जलोढ़ तो समझ रहे हो ना, वह क्षेत्र जो नदी से
दलदला हो, ठीक है ना, दलदली भूमि को ही जलोढ़ भूमि कहते हैं, ठीक है। तो खादर बांगर अगर आप लोग को समझ में आ गई तो थोड़ा सा ध्यान दे के सुन लीजिए। कह रहा है कि जलोढ़ मृदाएं क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसमें जलोढ़ मतलब अधिकतर क्या पाया जाता है, पोटास फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है ना, जो कि चूना युक्त होती है। इसमें गन्ना की खेती, चावल की खेती, गेहूँ की खेती, अन्य अनाजों की खेती, दलहन की खेती सब क्या होती है, बहुत अच्छे से होती है। अधिक उपजाऊ के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। जैसे हमारे बिहार में गंगा के मैदान जितने भी है ना, वहाँ पे गहन कृषि क्या हुआ, मतलब भारी एग्रीकल्चर, ठीक है ना, मतलब हर चीज़ फसलें वहाँ पे लगाना, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो अब थोड़ा सा सुन लीजिए काली मृदा क्या होता है। कह रहा है इन मृदाओं के रंग काला होता है। काला क्यों होता है ये भी बताती हूँ। जिसे हम रेगर भी कहते हैं, रेगूर मृदा भी कहा जाता है, रेगर मृदा भी कहा जाता है काली मृदा को, ठीक है ना। काली मृदा में किस चीज़ की खेती होती है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में यहीं से आएगा कि रेगुर मृदा किस मृदा का नाम है, तो काली मृदा का, ठीक है ना। बांगर किसे कहते हैं और खादर किसे कहते हैं। कंकर बांगर में पाया जाता है या खादर में पाया जाता है। जितने भी सेंटेंस में बोल रही हूँ ना, ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक है, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब सुनिए, रेगुर मृदा काली मृदा को कहा जाता है, ठीक है ना। अब उसमें अब एक क्वेश्चन आएगा कि कपास की खेती कौन सी मृदा में की जाती है, या फिर रेगुर मृदा में कौन सी खेती की जाती है, या फिर काली मृदा में कौन सी खेती की जाती है। तो वहाँ हो जाएगा कपास, और कपास की खेती ज़्यादातर काली मृदा में की जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, काली कपासी मृदा भी कहते हैं, ठीक है ना, काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों के कारण यह काली मृदा बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार की मृदाएं कहाँ कहाँ पाई जाती है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है दक्कन के पठार में। काली मृदा किस चीज़ की बनी होती है, तो बेसाल्ट रॉक से, बेसाल्ट चट्टान से बनी होती है। अब चट्टान के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, आगे आएगा मैं पढ़ा दूंगी। इग्नियस रॉक क्या होता है, बेसाल्ट रॉक क्या होता है ना, तो क्या कहते हैं सेडिमेंट्रिक रॉक क्या होता है, मतलब इग्नियस मतलब अग्नेय और अवसादी और रूपांतरित चट्टानें, ठीक है ना। ये सब मैं आगे पढ़ाऊँगी आप लोग को, हालांकि 9th क्लास में पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी याद नहीं होगा तो मैं पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रख लो कि जो काली मृदा होती है ना बेटा, वो होती है ना बेसाल्ट चट्टान का बना होता है। किस चट्टान का बना होता है, बेसाल्ट चट्टान का। अभी मैंने जितने भी सेंटेंस बोला ना, आपका ऑब्जेक्टिव है। काली मृदा किस चीज़ की बनी होती है, बेसाल्ट की बनी होती है। काली मृदा में किस चीज़ की खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है। काली मृदा को अन्य किस नाम से जानते हैं, रेगर मृदा के नाम से जानते हैं। काली मृदा को अगर दूसरा भी कोई नाम आया तो काली कपास मृदा भी कहा जाता है, ठीक है ना। काली मृदाएं कहाँ पाई जाती है, तो मुख्य रूप से दक्कन के पठार में पाई जाती है। काली मृदा किस चट्टान की बनी होती है, तो मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टान की बनी होती है, ठीक है। अभी जो मैंने सेंटेंस बोला उन सब पे आप लोग उन सबको हो सके तो लिख ही लीजिएगा ताकि याद रहे, क्योंकि बोला हुआ चीज़ तो बार बार भूल ही जाते हैं। खैर वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आप लोग रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी देख लो, तो महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में ये सब मृदाएं पाई जाती है। अब चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ना रीड कर लेते हैं, ठीक है। इसको जितना अच्छा से रीड कर लेंगे ना उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा है। देखो, पर्वत और वन, देखिए मेरी बात सुनिए, ये है ना, आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, हमारा हिमालय का क्षेत्र है। हालांकि ये नेपाल है, यहाँ पे इंडिया के बारे में, ये क्या है, हिमालय का क्षेत्र। जहाँ जहाँ हिमालय का क्षेत्र होगा वहाँ पे पर्वतीय वन ही तो पाया जाएगा, पर्वत वाला वन ही तो पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ हिमालय है, ठीक है ना। और सुनिए मेरी बात सुनिए, पर्वत वाला वन यहाँ पर, ये मृदा के प्रकार है, वन क्यों बोल रही हूँ मैं यार, मेरा दिमाग खराब हो गया क्या, ठीक है। ये मृदा, तो पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाती है बेटा, वो पर्वत वाले भाग पे पाई जाती है। नाम से भी पता चल रहा है, जलोढ़ मृदा है। देखिए अब यहाँ देखिए, ये रहा गंगा का, ये रहा हमारा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, ये रहा गंगा का क्षेत्र। जहाँ जहाँ भी रिवर वाला क्षेत्र होगा ना, ये रहा हमारा ब्रह्मपुत्र, ये रहा सिंधु, ये रहा गंगा। जहाँ जहाँ भी रिवर वाला क्षेत्र होगा ना, वहाँ वहाँ जलोढ़ मृदाएं पाई जाएगी। साइड में भी रिवर बेसिन बहुत सारे, क्यों, क्योंकि कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेन्नार, फलाना महानदी इधर है ना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदियाँ इस साइड में पूर्वी घाट पे जाके बार बार गिरती रहती है ना, इसलिए यहाँ पे क्या पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। शुष्क मृदा, आप देखो शुष्क मृदा कहीं और पाया जा सकता है क्या, राजस्थान के अलावा, क्योंकि यहीं पे तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, रेत होता है, मतलब रेत होती है और बारिश नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या पाया जाता है, शुष्क मृदा पाया जाता है। लाल एवं पीली मृदा, ये सारे जगह जो है ना लाल एवं पीली मृदा पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये सारा ना पठारी क्षेत्र है, ठीक है ना, पठारी यानी कि प्लेट्यू वाला एरियाज है, ठीक है। अब लेटेराइट मृदा कहाँ पाया था बेटा, ये मृदा बहुत प्यारा है यार। लेटेराइट का ना मतलब बहुत क्ले जैसा, मतलब क्ले जैसी होती है एकदम, एक्शन उसकी बहुत प्यारी मृदा होती है। लेटेराइट मृदा हमारे यहाँ ना थोड़ा सा कम है, ज़्यादा नहीं है। देखो यहाँ थोड़ी सी गौर करके देखिएगा,
देखो पश्चिमी घाट के ये साइड साइड में हल्का सा है, ठीक है ना। पूर्वी घाट के तमिलनाडु वाले भाग पे हल्का सा है, ये बीच में दक्कन के पठार पे हल्का सा है एकदम लेटेराइट मृदा। यहाँ पे है कहाँ, ये क्या कहते हैं इसको, मेघालय वाला पठार पे हल्का सा है। बस इतना ही हमारे यहाँ लेटेराइट मृदा। देखो बिहार में तो नाम निशान भी नहीं है, ठीक है। अब देखो काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखो यही दक्कन के जितने भी पठार वाला क्षेत्र है, ये दक्कन प्लेटू, ये सारे काली मृदा महाराष्ट्र हुआ, मालवा हुआ, गुजरात हुआ, हल्का छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, ठीक है ना। अब सुनिए, अब शुष्क मृदा आपको मैंने बता ही दिया, लाल और पीली मृदा मैंने आपको बता ही दिया, जलोढ़ मृदा मैंने आपको बता ही दिया, कोई मृदा बच नहीं गया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम इंडिया के मैप के बारे में ना रीड कर लेते हैं। ये रहा हमारे बंगाल की खाड़ी, ये रहा हमारा अरब सागर, ठीक है ना। इधर है हमारा पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, ये है चाइना, ये है श्रीलंका, ये है म्यांमार, ये रहा हमारा नेपाल, ये रहा चाइना, ठीक है ना। चाइना तो यही रहा, ये रहा तिब्बत, ठीक है ना, ये रहा बांग्लादेश। हमारे पड़ोसी इतना ही है, इस चीज़ को ना थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब थोड़ा सा ये भी देखिए, आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि ऐसे ढुलकाऊ है हमारे भारत में, ऐसे है ना, ये वाला भाग थोड़ा उठा हुआ है और ये वाला भाग थोड़ा नीचे है, इसीलिए सारी नदियाँ ना बंगाल की खाड़ी में ही जाके ज़्यादातर गिरती है। बस 3 ही नदी है, नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा, ताप्ती और एक और नदी है लूनी और माही, ये सब इस साइड पे जाके गिरती है, ठीक है ना। थोड़ा सा क्यों, क्योंकि भ्रंश घाटी है, इसलिए भ्रंश घाटी जानते हो, 2 पर्वतों के बीच में, जैसे ये पर्वत हुआ, ये पर्वत हुआ, इस बीच में जो नदी बहता रहता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अब आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। अच्छा, ऐसी मृदा पे कौन कौन फिसल के गिरा है, सच बताना, कमेंट करके बताओ। ऐसी मृदा पे फिसल के कौन गिरा है? इस मृदा में तो हम कभी गिर ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्या होता है, थोड़ा सा मतलब ऐसी होती, चिपचिपी सी होती है, ठीक है ना। और इस मृदा पर तो एकदम फिसले, फट से जाके एकदम टांग, नाक, हाथ सब टूटा, ठीक है। तो मैंने आपको मृदा के प्रकार बता ही दिए, कौन कौन सी मृदा होती है, किस प्रकार से होती है। यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा होती है, मुख्य रूप से इसमें क्या पाया जाता है, लाल भूरा रंग का होता है, मरुस्थल तो देखा ही होगा सबने। और बालुई मृदा होती है, इसको बलुई मृदा। लाल पीली मृदा क्या होती है, रवेदार होती है, पठार पे पाई जाती है। पूर्वी कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसका क्या होता है, ये मुख्य रूप से क्या होता है, मतलब अग्नीय चट्टान और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण बनता है, ध्यान रखिएगा। लाल और पीली मृदा किस चीज़ की बनती है, तो अग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टानों में क्या होता है, लौह धातु, मतलब हल्का सा लोहा पाया जाता है ना, इसलिए लाल कलर होता है, ठीक है। लेटेराइट मृदा के मैंने आपको बता दिया कि किस चीज़ में, कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। और उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्या होता है, थोड़ा सा समझाती हूँ। देखिए ये हमारा क्या है, ऑल पृथ्वी है, बीच में क्या है, इक्वेटर है, इसमें क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यहाँ से क्या है, ये रहा अमेरिका वाला भाग, ये रहा अफ्रीका वाला भाग, ये रहा एशिया वाला भाग, यहीं पे क्या है, हमारा इंडिया है। तो सुनिए, ये 30 डिग्री है और ये क्या है, 0 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो भी पाया जाएगा ना, उसको हम कहेंगे उष्ण एवं उपोष्ण। क्या कहेंगे, उष्ण कहेंगे, इसको कहेंगे उष्ण। और इससे ऊपर जो जाएगा उसको हम कहेंगे उपोष्ण कहेंगे, उपोष्ण। क्या कहेंगे, उपोष्ण। अब सुनिए मेरी बात थोड़ा सा, ये है ना हमारा इंडिया, कहाँ है पता है, इससे आपको पता है कि इंडिया से क्या गुजरती, कर्क रेखा गुजरती गुजरात से होते हुए। ट्रिक भी याद किया होगा, मित्र पर गमछा झार, ठीक है ना। यानी कि आधा इंडिया जो नॉर्थ इंडिया है ये तो उपोष्ण में है, जो साउथ इंडिया है ये उष्ण में है। इसीलिए हमारे इंडिया को क्या कहा था, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। बिहार के स्पेशल पूछे, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है ना। यही डिफाइन करता है फैक्टर। देखिए हालांकि जियोग्राफी ना एक बेसिक लेक्चर मैं आप लोगों के साथ लेने वाली हूँ, जो कि ज़्यादा देर का होगा। अगर उसको हम लोग एक बार पढ़ लेंगे ना, मतलब मान लो ना 100% सिलेबस आपका वहीं से कवर हो जाएगा। पूरी बेसिक, मतलब कैसे हम किसी की जलवायु बता सकते हैं, कैसे किसी की वन बता सकते हैं, कैसे पर्वत है उसको बता सकते हैं, मतलब पहचानना आ जाएगा आपको, ठीक है। अब जहाँ बैठे रहोगे ना, वहाँ की जलवायु आप बता दोगे अपने मम्मी पापा को कि यहाँ आज मौसम होने वाले, हम ऐसे मौसम है, इसीलिए हमें गर्मी लग रही है, इसीलिए हमें ठंडा नहीं लग रहा, सूरज कहाँ से आती है, किस तरीके से मतलब हमें दिखाई देती है, और कैसे, मतलब पूरी जानकारी आप लोग को मैं एक वीडियो इस पर बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, मेरे एग्जाम के बाद, क्योंकि अभी आप लोग सिलेबस कवर करते रहो और मैं भी अपना सिलेबस कर रही हूँ कवर, ठीक है ना। उस पर जब जरूरत होगा तब हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए यही रहा हमारा क्वेश्चन तो अब आप लोग को करना है कि पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है ना, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा गहन खेती कहाँ होता है, पंजाब में। कोई भी मजदूर आप जानते हो ना, जाइए पंजाब खेती करे, है ना। तो गहन खेती के कारण होता है अधिक सिंचाई। अगर गहन खेती होती है तो अधिक सिंचाई होगा ही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होता है, वनोन्मूलन। एक बात बताओ, खेती करने के लिए वन को तो कटाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। और क्या होता है, अति पशुचारण। लेकिन इसमें कह रहा है कि पंजाब में निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण
तो सुन लीजिए मेरी बात, ये हो जाएगा अधिक सिंचाई, ठीक है ना। अधिक सिंचाई या फिर गहन खेती, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अगर ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप लोगों को लगा देना अधिक सिंचाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित प्रांतों में से सीढ़ीदार खेती। देखिए पर्वतीय क्षेत्र जो होगा ना उस पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी तो रुकेगा नहीं, पानी तो है नहीं। अब पानी रुक गया अगर गलती से भी तो वो क्या हो जाएगा, फसल जड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ ठंडी क्षेत्र पाई जाती है। तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा क्षेत्र जो पर्वतीय है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, पंजाब है, या फिर उत्तर प्रदेश का मैदान है। तो यहाँ पे आप लोग को लगा देना उत्तराखंड में, ठीक है ना। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। भाई साहब अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है किसमें, महाराष्ट्र में, मालवा में, सौराष्ट्र में। तो यहाँ सीधा आंसर दिख गया हमें महाराष्ट्र, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, चलो आप लोग कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ज़्यादा हाँ इम्पोर्टेंट तो है लेकिन ठीक है, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा आप लोगों से। तो देखिए आज हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया कंप्लीट। चैप्टर इसी प्रकार से है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना उस पर ज़्यादा हम लोग टाइम देंगे, ठीक है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर, इस चैप्टर से ना बस यही आ सकता है कि संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, ठीक है। सुनिए मेरी बात, और बाद बाकी जो मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बोला वही रियो डी जेनेरियो में मतलब कब हुआ था, रियो डी जेनेरियो कहाँ है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था, ठीक है ना। जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव बोला बस वहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता और कुछ यहाँ से आने लायक है नहीं, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट संडे को, बिकॉज मैंने आप लोगों को कहा है मुझे आपका 100 डे चाहिए, जिसमें आज मैंने आपका 1 डे यूज कर लिया, 1/100। अब बचा सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 99 डे, जिसमें मुझे आप लोगों का सिलेबस कवर करवा के और सब कुछ याद भी करवाना है। कमेंट करके बताइएगा आप लोग को कैसा लगा पढ़ाई। अगर अच्छा लगा तो इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे, नहीं अच्छा लगा तो मैं नोट्स की भी व्यवस्था करूँगी, खुद से ही बना के दूँगी आपको। क्या करूँ, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन मैं दूँगी, ठीक है, बिकॉज आप लोग सेटिस्फाइड होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। ख्याल रखिए अपना, अपने फैमिली का, अपने पढ़ाई का और अपने फ्यूचर का।